स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। और हो भी क्यों ना, आखिर इससे आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां जो मिलती हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, जब हम किसी भी बीमारी से जकड़ जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन सही उम्र में सही समय पर और सही सलाह अगर मिल जाए तो किसी भी दंपति के लिए स्वास्थ्य गर्भावस्था बहुत मायने रखता है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पायल शर्मा, जो एमएस हैं गायनी एंड ऑब से। और आज हमारे साथ आप सभी के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी लेकर आई हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पायल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 एफएम। थैंक यू सो मच। आइए आज आपको आपकी हेल्थ से जुड़ी थोड़ी सी मैं डिटेल्स आपको दे देती हूँ कि हमें कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, कैसे इनफर्टिलिटी को कॉम्बैट करना है, मैनेज करना है उसको, क्या क्या उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या हम उसके लिए टेस्ट करवाएंगे, कैसे हमें इन बच्चा प्लान करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और कंसीव होने के बाद क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। जी बिल्कुल मैम। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज की लाइफस्टाइल पर स्ट्रेस का फर्टिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो मेजर रीजंस होते हैं डिलीवरी के लेट होने की वजह, उसका बेसिक रीजन क्या है, वो किस वजह से है? बिल्कुल, जैसे आजकल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत कॉमन फैक्टर है कि हर जगह है ही है। और स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि आज या कल का स्ट्रेस है, एक आध दिन में कोई स्ट्रेस आ रहा है आप उसके बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं। जो बहुत लॉन्ग टर्म है उस स्ट्रेस के बारे में बात करी जाती है, जो आपको डे टू डे अफेक्ट करता है, आप सोचते रहते हो उस चीज के बारे में। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, उससे फीमेल्स की एग क्वालिटी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट आता है। साथ के साथ अगर मेल के ऊपर सोचा जाए तो उसकी जो सीमन क्वालिटी होती है या उसकी काउंट होता है वो अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो उन दोनों चीजों को अफेक्ट करता है स्ट्रेस। तो इसलिए जो भी कंसीव करना चाहते हैं, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग उसे कहते हैं कि आप कंसीव करने से पहले, मतलब घर ठहरने से पहले जब आप कंसल्टेशन लेते हैं तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल मैम। वहीं कौन सी ऐसी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पीसीओएस हो गई, ओबेसिटी हो गई, या आपकी थायराइड हो गई, जो फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट डालती हैं, और इनकी टाइम पर स्क्रीनिंग लेना क्यों जरूरी है? बिल्कुल, पीसीओएस जो है वो कंसीव होने में बहुत टाइम लगाता है। पीसीओएस जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। तो आपकी अंडादानी के अंदर छोटी छोटी गांठें इकट्ठी होने लग जाती हैं, और वो इस हद तक होती हैं कि 12 से 20 के करीब वो छोटी छोटी इकट्ठी हो जाती हैं, दोनों अंडादानी में हो जाती हैं। तो उसको बोलते हैं हम पीसीओएस। उसकी वजह से आपके फेस पे हेयर आने लग जाते हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है, पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, फ्लो कम हो जाता है, मोटापा आने लग जाता है, या फिर आप बहुत ज्यादा वेट लूज एकदम से कर देते हो। तो लीन पीसीओएस है या फिर ओबीस पीसीओएस है। तो अगर आप पीसीओएस की तरफ जाते हैं और उसके बाद आप ट्राई करना शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो वो कंसीव होने में बहुत ज्यादा डिले करवा देता है। फिर आता है हमारा थायराइड। तो थायराइड की वजह से भी हमारा एचपीओ एक्सिस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जो कंसीव नहीं करने देता है। तो जब तक आपका थायराइड नॉर्मल रेंज में नहीं रहेगा वो कंसीव नहीं होने देगा। फिर उसके बाद आता है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी आपको पता ही है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, 25 से ऊपर है सपोज, तो वैसे ही आपको नेचुरली कंसीव होने में बहुत दिक्कत करेगा। इन केस अगर 1% आपने कंसीव कर भी लिया तो वो आपकी पूरी प्रेगनेंसी को मैनेज ही नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वैसे ही आपका बॉडी वेट इतना ज्यादा है, फिर साथ में बच्चे का वेट मिला के 10-11 किलो वैसे बढ़ जाता है पूरे 9 महीने के अंदर। तो वो आपको मैनेज करना बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप अपनी चीजों को, लाइफस्टाइल को सुधारो, ताकि वो चीजें आपको बाद में इतनी परेशानी ना करें। ये तो बहुत ही खास जानकारी दी मैम आपने। वहीं ये भी बताएं कि अगर कोई कपल प्री प्लानिंग कर रहा है बेबी के लिए, तो डॉक्टर किस तरह के टेस्ट बताते हैं और क्या प्रिकॉशंस उनको स्टार्टिंग से ही लेनी चाहिए? बिल्कुल, अगर आप कंसीव करने से पहले कंसल्टेशन लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर आपके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड वर्क कहते हैं उसको। तो जैसे हमारा सीबीसी हो गया, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट है, उसमें कितना इन्फेक्शन आ रहा है, टीएलसी डीएलसी कितनी है, ईएसआर कितना आ रहा है, वो मेजर करा जाता है।
वो इतना इम्पैक्ट अगर आपको लगता है नहीं देता है, तो विटामिन डी जो है वो हमारा फर्टिलिटी का विटामिन होता है, एंटी फर्टिलिटी विटामिन होता है वो। तो अगर आप विटामिन डी आपका कम है तो भी वो कंसीव नहीं होने देगा, है ना। इसी के साथ साथ आपके थायराइड पे पूरा काम करा जाता है, थायराइड चेक करवाया जाता है, TSH कितना है, T3 T4 कितना आ रहा है। फिर आपका डायबिटिक तो नहीं हो, प्री डायबिटिक तो नहीं हो, क्योंकि अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हुए तो आपके चांसेस हैं कंसीव होने के, तो बच्चे में भी जाएगा। जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, पूरी प्रेगनेंसी भी परेशान रहोगे, प्लस आपको जो बच्चा बॉर्न होगा वो 4 किलो या 4 किलो से ऊपर का होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे में भी जाने के चांसेस हैं वो डायबिटीज। उसके बाद हम लोग थैलेसीमिया हो गया, या ये हमारे HIV हो गया, HbSAg हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिलीवरी के टाइम पे हमें ये पता चला कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है या HbSAg है उसको, या सिफिलिस या ये सब है उसको, हेपेटाइटिस वगैरह, तो फिर डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि कोई नॉर्मली डॉक्टर उसको बिना किट पहने, बिना किट यूज़ करे डिलीवरी करवा नहीं सकता है। अगर आपका सेटअप उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर आपके लिए रेफरिंग ही लास्ट ऑप्शन बचता है, और रेफर होते होते कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। तो बेटर है कि आप ये चीज़ पहले ही करवा लो, ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए प्री कंसेप्शन पीरियड में ही कि आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। डेफिनेटली मैम। वहीं अगर हम बात करें फीमेल बायोलॉजिकल क्लॉक या एज फैक्टर की, तो किस एज में आके फर्टिलिटी नेचुरली कम होने लगती है फीमेल बॉडी से, और लोगों को इसको कैसे समझना चाहिए? आजकल जैसे सबकी शादियां लेट हो रही हैं, पढ़ाई लेट हो रही है, चीज़ें बहुत डिले हो गई हैं, बहुत स्लो पेस लाइफ चल रही है, तो उसमें ये होता है कि 30 के बाद ही सब यूजुअली शादी की तरफ प्लान करते हैं। मेल और फीमेल दोनों के साथ यही है। 30 के बाद जो है फीमेल्स की एग क्वालिटी कम होने लग जाती है, जो कि 35 तक आते आते ऑलमोस्ट नील रह जाती है। नील नहीं रहती तो वो ऐसा रहता है कि क्वालिटी खत्म हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है एग की ना। तो उसके लिए हमें बार बार फिर आप एक होता है एंटी मोरेलियन हार्मोन, AMH बोलते हैं उसको, वो फीमेल्स में जो हार्मोन होता है वो भी, उसकी भी अमाउंट कम होने लग जाती है। तो अगर AMH कम होगा तो भी आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम आएगी, प्लस अगर आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या क्वांटिटी कम होगी तो वो भी आपकी फर्टिलिटी में अफेक्ट करेगा। प्लस अगर यही चीज़ आप मेल के लिए देखो तो स्पर्म की क्वालिटी जो है और क्वांटिटी दोनों चीज़ें आपकी अफेक्ट होती है। जी मैम। वही फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी जो होती है उसमें कौन कौन से वार्निंग साइंस होते हैं जिसमें हमें सबसे पहले जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उसके लिए बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, प्रेगनेंसी अगर आपकी कंसीव हो जाती है, उसके बाद जो हमारे पहला ट्राइमेस्टर होता है वो 3 महीने का होता है। तो जो पहले 3 महीने होते हैं, जैसे ही आपके पीरियड मिस हुए हैं वो 1 मंथ काउंट हो गया आपका। उसके बाद के जो बाकी 2 मंथ्स होते हैं उसमें आपको फॉलिक एसिड सबसे पहले शुरू करना है, क्योंकि 3 महीने का पूरा फॉलिक एसिड का साइकिल रहता है। अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो उससे बच्चे में कहीं ना कहीं डिफेक्ट आने लग जाते हैं, न्यूरल ट्यूबर डिफेक्ट बोलते हैं उसको, NTD, या फिर बच्चे में डाउन सिंड्रोम होता है, स्पाइना बाइफिडा होता है। तो ये सब कहीं सब के सब NTD के ही पार्ट हैं। तो अगर आप ये चीज़ें अवॉइड करेंगे, जैसे कि उसको स्पॉटिंग होना शुरू हो गया, वेजाइनल ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, उसको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है नहीं नॉर्मल है, जैसे घरों में ऐसा बोला जाता है कि नहीं बच्चा ठहर रहा है तो दर्द होता है तो नॉर्मल है, बट बर्दाश्त करना एक लिमिट तक होता है, उसके बियॉन्ड अगर आप बर्दाश्त करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं है। तो इस वजह से हमें बहुत ध्यान देना है। फिर वाइट डिस्चार्ज, अगर बहुत ज़्यादा आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो हो सकता है कि वो एक अर्ली साइन हो थ्रेटन्ड अबॉर्शन का, आपको वो भी ध्यान रखना है। प्लस हो गया आपको वॉमिटिंग, नोजिया, ये बहुत कॉमन है, इसे मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं हम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखा जाता है ये। बट अगर ये बहुत लिमिट बियॉन्ड हो गया, जैसे कि आपका 5 किलो वेट भी कम हो गया है पहले ट्राइमेस्टर में ही, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो रही है तो आप उल्टी की दवाइयाँ ले सकते हैं डॉक्टर से, गैस की दवाइयाँ ले सकते हैं डॉक्टर से। अगर आपको लगता है कि हमें गैस ज़्यादा बनती है तो आप गैस के कैप्सूल ले लो, वो इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे बच्चे को। अगर आप नहीं लोगे उसके ज़्यादा नुकसान है बच्चे के ऊपर। तो अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो आप टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाइए, फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन लीजिए, विटामिन B12 अपना पूरा रखिए, डाइट अपनी अच्छी रखिए। खाना थोड़ा थोड़ा खाना है, बार बार खाना है, भर भर के पेट को नहीं खाना कि हाँ अब पूरी ये 2 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी एक बार में खा ली, 3 रोटी खा ली। वो डेढ़ डेढ़ करके आप बार बार खाते रहो, एक एक करके बार बार खाते रहो। बीच में फ्रूट का सर्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना हो सके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिक्विड आप ज़्यादा लीजिए, चाहे दूध मीठा करके ले लो, चाहे जूस ले लो, घर का बनाया हुआ ही होना चाहिए सारा खाना। जी मैम। वही बहुत से लोग आज भी अवेयर नहीं है IVF और IUI को लेकर। आज भी लोगों के अंदर इन चीजों का डर रहता है कि कौन सी सीरिंज उनकी बॉडी में जाए, और स्पेशली प्रॉपर गाइडेंस फीमेल्स को नहीं मिल रही है। आप इसके बारे में किस तरह से उनको अवेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, IUI और IVF जो है बहुत बड़ा बोन है सबके लिए, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स, इररिस्पेक्टिव उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ले लिए हैं,
जो अपने गांव देहात में होता है कि हमने सब जगह इलाज करवा लिया है, सबको दिखा लिया है, कोई टोटका वोटका कुछ नहीं है, और ये सब चीज़ें अगर कवर हो चुकी हैं आपकी आपके एंड पे, तो आई थिंक कि आपको आईयूआई और आईवीएफ की तरफ जरूर जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसको मतलब स्टिग्मा ना बनाएं उसका कि अरे वो उसका बच्चा आईवीएफ से ठहरा है, किसी और का अंडा है, किसी और के स्पर्म्स है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने हिसाब से आपको चेक करेगा गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन कि वो कितना फर्टाइल हो कितना नहीं हो। अगर आपका एजोस्पर्म में आ गया, स्पर्म काउंट ही नील है, तो वो आपको डोनर भी देंगे ना, तो उसमें आपको एक बोन ही मिलेगा, एक बेनिफिट ही मिलेगा कि आप उसको कंसीव करवा रहे हो। तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी और का बच्चा है, वो आपके ही गर्भ में पलेगा, वो इंजेक्शन के थ्रू प्रॉपर आपके ही गर्भ में पाला जाएगा। तो वो 9 महीने आप ही उसको कैरी करोगे अल्टीमेटली, तो वो किसी और का हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कंसीव नहीं होता, फैमिली पूरी नहीं होती है, तो भी कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, जो कई बार ऐसा होता है कि विद सम टाइम एंड टू डिवोर्स है ना, तो वहाँ तक चीज़ें जाती हैं सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो मुझे लगता है आईवीएफ और आईयूआई इतना ज़्यादा कोई बड़ा स्टिग्मा नहीं है जिसको आप लोग इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि नहीं करना नहीं करना, जाना ही नहीं है। तो एक बार कंसल्टेशन आपको लेके देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता ही है उसका। जी मैम, वही मिसकैरेज यानी बच्चे का गिरना किसी भी दाम्पत्य के लिए बहुत इमोशनल फेस होता है और ऐसे में उनको मेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो किस तरह का उनको मेंटल सपोर्ट दिया जाना चाहिए जिससे वो खुद को भी कवर कर सके? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि मिसकैरेज के बाद स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी इन्वायरमेंट में जैसा रहता है कि वो बार बार आके पूछते हैं मदर से, क्या हुआ था, कैसे हुआ, कब हुआ, कितने टाइम का बच्चा हो गया था। ये सब क्वेश्चनिंग की जगह मुझे लगता है आपको उसको, अगर आप उसको कुछ वैसे पूछोगे ना, उसका हालचाल पूछोगे या उसके साथ बैठ के थोड़ी देर बात कर लोगे, थोड़ा उसको उसको एज अ थेरेपी ही वो लगेगा, तो वो इतना परेशान नहीं होगी जितना आपके क्वेश्चनिंग से कोई परेशान हो जाता है। अगर आपको पता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, तो आपको सवाल पूछने की बजाय उसका ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, केयर ज़्यादा करनी चाहिए। अदरवाइज वो चीज़ें क्या डाइवर्ट कर जाती हैं, वो बाद में ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में, या फिर हमारा हो जाता है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा बेचारी परेशान रहती है, क्योंकि मदर के लिए तो वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता ही है। वो एक उसके लिए खुद ही वो बहुत डिप्रेसिंग फेस है। तो बार बार उसको पोक करके उससे कोई वो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं, है ना। तो आप उसको उसकी केयर करो, वो ज़्यादा बेटर है। उसकी डाइट के बारे में उससे पूछ लो, उसके पास बैठ जाओ, उसको कहीं आसपास जैसे थोड़ा वॉक वगैरह करवा दिया, उसका थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज अगर होगा तो मदर इवेंचुअली उस चीज़ से बाहर आ। डेफिनेटली मैम, आपने बहुत ही खास जानकारी दी आज के कार्यक्रम में। वहीं हमारे श्रोताओं के लिए आप ये भी बताएं कि हेल्दी बेबी या हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए वो कौन सी 3 इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगी, और स्पेशली जिसमें न्यूट्रिशन भी कवर होता हो, जिससे वो अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रख सके और एक खुशहाल बेबी का वेलकम कर सके। जैसे कि हमारा ये होता है लाइफस्टाइल, आपको बहुत लेट तक आपको सोना है, फिर सुबह भी लेट तक उठना है। अगर आपको लेट तक सोना है, अगर किसी काम की वजह से सो रहे हो तो समझ में आता है, बट अगर आप रेगुलर फोन यूज कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो वो एक टाइम वेस्ट है। वो आपकी अल्टीमेटली बात ही बढ़ाएगा, जो कंसीव होने में बहुत दिक्कत करेगा। उसके बाद आता है हमारा डाइट। तो डाइट अगर आप अच्छी नहीं लोगे, बट अगर आप हफ्ते में एक बार ही घर का खा रहे हो और बाकी टाइम में बाहर का खा रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको पीसीओडी की तरफ लेके जाएगा या फाइब्रॉइड्स की तरफ लेके जाएगा, डिपेंडिंग ऑन एज फैक्टर ऑल्सो। तो फिर कंसीव होने में भी आपको दिक्कत करेगा। रेगुलर यूज पे दही, मैंने एक बार पहले भी बताया था, रेगुलर यूज पे दही नहीं लेना है, कभी कभार 2-4 दिन छोड़ के ऐसे लेना है। आप छाछ ले सकते हो, मट्ठा जिसको बोलते हैं, वो आप डेली ले सकते हो, वो आपको बेनिफिट ही करेगा। लिक्विड डाइट जितना हो सके घर पे लेना है बना के, अपना जूस हो गए, शेक्स हो गए, जो भी कुछ आपको लेना है वो आप घर पे ही लें। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेस। तीसरी चीज जो है वो स्ट्रेस है। अब बिल्कुल उसको एरेडिकेट कर दीजिए। अगर आपको सोचना ही पड़ रहा है तो ऐसा है कि हाँ, थोड़ा बहुत चलता है सबके लाइफ में, वो इग्नोर करना ही शुरू करना पड़ेगा। अगर आप उसको अपने ऊपर हावी करवा लोगे तो फिर वो कंसीव भी नहीं होने देगा। अगर कंसीव हो गया तो जो प्रेगनेंसी अगर कैरी हो रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर इफेक्ट आएगा। और ये 9 महीने के बाद बहुत ज्यादा केसेस में देखने को मिला है कि जिस तरह से माँ पूरे 9 महीने में रहती है, वैसी ही चीजें बच्चे के ऊपर इफेक्ट करती हैं। अगर मदर बहुत ज्यादा परेशान रहेगी तो बच्चा बाद में जो होगा वो चिड़चिड़ा सा पैदा होगा, वो बड़ा होकर भी चिड़चिड़ा सा ही नेचर का रहेगा। अगर वो वही मदर अगर बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी रह रही है पूरे 9 महीने, बहुत खुशहाल उसको मिला है, तो बच्चा भी अल्टीमेटली वैसा ही होगा। मदर पूरे 9 महीने डाइट फॉलो अच्छे से करती है तो बच्चा भी उसका हेल्दी होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज वगैरह अगर है मदर को, या थायराइड अगर है मदर को, तो बच्चे के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं जाता, क्योंकि वो जेनेटिक्स में जो आ रहा है वो चीजें नहीं जा पाएंगी ड्यू टू डाइट। तो लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से आप अपने जीन्स का स्विच भी ऑफ कर सकते हो, वो आपके हाथ में है।
ऐसी सिचुएशन में मैम अक्सर देखा गया है कि जो फीमेल होती है वो फैमिली की वजह से ज्यादा स्ट्रेस लेती है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी फैमिली वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आप उन फैमिली वालों से क्या कहना चाहोगे? मैं बस एक ही बात कहती हूँ कि आप अपनी सिचुएशन भी इमेजिन करिए कि आप भी कभी उस स्टेज पे रहे होंगे, आप भी दोबारा कभी उस स्टेज पे आ सकते हैं, और अल्टीमेटली वो आपकी ही फैमिली मेंबर है, आप लोग ही उसको खुद लेकर आए हैं अपनी फैमिली में। बाहर का तो कोई बंदा वो है नहीं जिसके साथ आप इस तरह से बर्ताव करते हैं। तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट ही देना चाहिए मदर को, क्योंकि जो बच्चा होगा वो आपके ही घर का होगा, आपके ही फैमिली में ही वो ग्रो करेगा। तो जैसे आप कहते हैं कि प्रोजेनी, तो वो प्रोजेनी आपकी ही है, अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ कोई 9 महीने का जो पीरियड होता है वो ऐसा नहीं है कि हाँ हम देख लेंगे ऐसा कुछ है, या फिर हम नहीं केयर करेंगे उसकी। अपने ईगो इश्यूज जो है वो बच्चे के ऊपर ना आने दें, वो अल्टीमेटली बच्चे की हेल्थ पे पूरा इफेक्ट करता है। आयुर्वेद में हम उसको गर्भ संस्कार कहते हैं, तो वो गर्भ संस्कार जो है वो पूरे 9 महीने की डिटेल्स देता है आपको, है ना, कि बच्चा कैसे ग्रो करता है, क्या क्या माँ को देना चाहिए खाने का। तो वो सब चीजें माँ से ही आती हैं। अगर मदर ने कोई ऐसी चीज जो है वो सोच के बैठी है, या कोई ऐसी चीज उसने देखी है, तो आप देखिएगा कि बच्चा जो है वो 9 महीने बाद जब पैदा होगा, जब वो अपना 6 महीने के बाद जब चीजें समझने लग जाएगा, तो वो उस चीज से डरेगा। वो अब खुद ही अपने हाथ पैर पीछे खींच लेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने फील करी हुई है। जैसे वो अभिमन्यु का एग्जाम्पल है महाभारत वाला, कि उसने वो चीज देखी थी, घर में सुन लिया था उसने जितना सुना था, बाकी उसकी मदर सो गई थी लास्ट में, तो वो नहीं सुन पाया था, उसको भेजना कैसे है चक्रव्यूह को। तो वही चीज आयुर्वेद सिखाता है कि आप अपना गर्भ संस्कार जो है वो प्रॉपर से करिए, पूरे 9 महीने बहुत शांत चित्त होकर रहिए। आसपास का एनवायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है मदर और बच्चे की हेल्थ के लिए। बहुत ही खास और बहुत ही उपयोगी जानकारी दी डॉक्टर पायल शर्मा जी आपने मुझे और मेरे श्रोताओं को, और कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है सेहत सही लाभ कई, और आपने अपने 8 सालों का तजुर्बा आज हमारे शो में दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अब चीजें आप थोड़ा सा अपनी रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे सब। जी बिल्कुल मैम। दोस्तों, गर्भ धारण एक मेडिकल प्रोसेस नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है, एक जिम्मेदारी है जो एक महिला के ऊपर आती है। लेकिन महिला अकेले नहीं कर सकती जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा। उसको खुश रखिए, उसको संतुष्ट रखिए, उसको सारी चीजें दीजिए, उसका मन है, तभी आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा, घर की महिला भी स्वस्थ रहेगी। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा, समय हो गया है विराम लेने का, लेकिन फिर मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे आशी को दें इजाजत, और बने रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।